नमस्कार दोस्तों, आज देश गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में सरकारों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में लगभग 50% कर्मचारी ही रहेंगे। ऐसे में दिल्ली की कई संस्थाएं भी बंद हो गई हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो सरकार की चुनावी रैलियों में भाग ले सकता है। इससे उस व्यक्ति को कोरोना भी नहीं होगा और वो व्यक्ति पीड़ित भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सरकार खुद कहती है कि आप हमारी रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और हमें समर्थन प्रदान करिए। अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। और जो लोग ये कर सकते हैं। इस समय चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन क्या किसी पार्टी या किसी नेता ने आपसे कहा है कि आप अपने घर पर रहिए, आप हमारी चुनावी रैलियों पर मत आइए? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सरकार को या किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिशियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि जनता मर रही है या फिर जनता बेरोजगार है या जनता में गरीबी है। सरकार या पॉलिटिशियन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपने अभी ये भी सुना होगा कि हमारे प्रधान सेवक की सुरक्षा में हुई चूक। फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है वो सबसे पहले हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने पंजाब के अफसरों को दिया करारा संदेश, अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया। ये कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत बड़ी बात कह दी है। हमारे प्रधान सेवक पंजाब के दौरे से वापसी आए। ये मुद्दा क्या था पूरा, जिसे गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया? पता है प्रधान सेवक वापस क्यों आए हैं पंजाब दौरे से? क्योंकि उस रैली में अनुमान लगाया गया था कि लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, पर वास्तव में वहां कुछ हजार लोग ही पहुंचे थे। ऐसे में प्रधान सेवक की बेइज्जती ना हो और बीजेपी पार्टी का सम्मान ना घटे इतने कम लोगों में, इसीलिए उस रैली को कैंसिल किया गया और प्रधानमंत्री पंजाब दौरे से वापसी आ गए। और फिर क्या? और फिर मिला गोदी मीडिया को देश का सबसे बड़ा मुद्दा। शायद अगर ये मुद्दा गोदी मीडिया न दिखाती तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाती। गोदी मीडिया ने जितना हो सका उतना बढ़ा चढ़ाकर इस मुद्दे को दिखाया। सुरक्षा में चूक को सिद्धू ने ड्रामा करार दिया। खाली कुर्सियों की वजह से रैली रद्द कर दी गई। अब जितनी ताकतें हैं जो कि देश विरोधी हैं, पंजाब विरोधी हैं, वो बकायदा देख करके खुश होती होंगी कि कीमत पर कुर्सी पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का हक नहीं है, क्योंकि जहां पर ये सब हुआ वो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। देश की संवैधान बस कुछ चंद टीआरपी और बहुत सारे पैसे के लिए। इन्हें ये भी नहीं पता कि वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में ये 143वें स्थान पर आते हैं। इनकी रैंक इतनी पीछे है, लेकिन इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो देश का सबसे जरूरी मुद्दा चलाना है। और प्रधान सेवक ने वापसी आकर एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा कि मैं पंजाब से जान बचाकर वापसी आया हूं। मतलब इनके ड्रामा का एक अलग ही लेवल है। अगर आप प्रधानमंत्री होकर अपने देश पे अब किसी दूसरे राज्य से जान बचाकर वापसी आए हैं तो भला आम लोगों का क्या? और अगर आम लोग खतरे में हैं आपके देश में तो फिर आपका क्या? आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं जहां लोग खुशी ना हो और सुरक्षित महसूस ना करें? इनका ड्रामा तो नेक्स्ट लेवल का है वास्तव में। आपने खूब सुना होगा कि हमारे प्रधान सेवक एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या करते हैं हमारे प्रधान सेवक जो कि केवल विश्व के ऐसे इकलौते नेता बन गए हैं जो दिन में 18 घंटे काम करते हैं। क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि हमारे देश का हजारों करोड़ों रुपए फालतू में रैलियों में खर्च होता है और हमारे प्रधान सेवक एक साल में लगभग 200-300 रैलियां करते हैं? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि हमारे देश में हजारों करोड़ों रुपए केवल एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, जो कि जनता के टैक्स का पैसा है? लेकिन ये आपको सबने बताया होगा कि हमारे प्रधान सेवक एक दिन में 18 घंटे काम क्या करते हैं। एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, अब 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं।
मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। वाह भाई वाह, देश का युवा आज लाचार घूम रहा है, लेकिन वो आपको किसी ने नहीं बताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं, तो ये एक समय की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पूजा घर में जाते हैं या पूजा करते हैं तो ये एक समय की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। वाह वाह, आज हमारे देश के लगभग 90% युवाओं को, जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, एक बीटेक किया हुआ छात्र ग्रुप डी के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए तो ले लो, नहीं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और लाखों लोगों को तो ग्रुप डी की नौकरी भी नहीं मिलती। ये हमारे देश की सिचुएशन है। आज हमारे देश में लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनकी आय औसत से भी कम है। और इसका कारण ये है कि हमारे देश का यूथ अपने आप को प्रजा समझता है। उसको अपना अधिकार मांगने में शर्म आती है। वो सोचता है कि हमारी मनपसंद सरकार आएगी और वो हमारे लिए कुछ काम करेगी, वो हमारे लिए नौकरियां देगी, वो हमारे लिए रोजगार के अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएगी। और जब चुनाव प्रचार का समय आता है तो वास्तव में जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियन, वो आपके पैरों में गिरते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद वो आपको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस देश को बदलना है, इसकी डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है, तो हमारे देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आज भारत HDI इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमसे बेहतर स्थिति पे हैं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये देश हमसे आगे है और आज भारत 131वें स्थान पर है, जो कि भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए शर्म की बात है। गरीबी और बेरोजगारी हमारी आज की समस्या नहीं है, ये भी नेहरू की समस्या है। लेकिन उस समय भारत आजाद हुआ था, हमारे ऊपर बहुत बोझ था, हमें एक लोकतंत्र खड़ा करना था। उस समय की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हमने लगातार कई युद्ध झेले थे। लेकिन आज आज़ादी को पूरे 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। और अगर सरकार से इन मुद्दों पर सवाल पूछो तो सरकार कहती है कि -50 डिग्री में हमारे जवान वहां सियाचिन, लद्दाख में अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और आपको गरीबी बेरोजगारी की पड़ी है। हमें पाकिस्तान से खतरा है और आपको गरीबी बेरोजगारी की पड़ी है। हिंदुत्व खतरे में है, ये भी नेहरू की गलती है। इस तरह के तर्क देती हैं सरकार और हमारी गोदी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है या सरकार से सवाल पूछता है तो उसको एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कभी कभी मुझे शक होता है क्या सच में हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। मुझे पता है कि इससे कई लोगों को बुरा लगा होगा, कई बीजेपी समर्थकों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, लेकिन किसी भी पार्टी के अंधभक्त मत बनिए। आप कम से कम सही और गलत के बीच का फर्क मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।